द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन, एक नेशनल एजुकेशन के लिए एजेंडा। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। तो दोस्तों इंडिया में एजुकेशन के बारे में सोचने वाले लोगों में केवल ब्रिटिश ऑफिसर्स ही नहीं थे, यानी कि केवल ब्रिटिश ऑफिसर्स ही नहीं थे इंडिया में जो कि एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी से, यानी कि 19th सेंचुरी के शुरुआत से मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगन टू टॉक ऑफ द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। वाइडर यानी कि व्यापक, स्प्रेड यानी प्रसार। पहले एजुकेशन क्या था, कुछ कम ही जो एजुकेशन था बहुत कम लोगों तक था, यानी कि एजुकेशन जो है कि बहुत कम लोग एजुकेटेड होते थे, यानी एजुकेशन की जो पहुंच थी बहुत ही कम लोगों तक थी। तो क्या हुआ कि 19th सेंचुरी की शुरुआत से इंडिया के डिफरेंट पार्ट से बहुत सारे थिंकर्स इस बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए, किस बारे में कि जो एजुकेशन है उसका व्यापक प्रसार कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होना, यूरोप में हुए डेवलपमेंट से प्रभावित होकर सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। कुछ इंडियंस का मानना था कि जो कि यूरोप में हुए डेवलपमेंट से इम्प्रेस हो गए थे, उनका मानना था कि इंडिया को मॉडर्नाइज करने में जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हेल्पफुल होगा। दे अर्ग द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अर्ग किया, उन्होंने उनसे प्रार्थना की, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स ओपन करें इंडिया में, कॉलेजेस ओपन करें और यूनिवर्सिटीज ओपन करें, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और एजुकेशन पे वे और पैसे जो है स्पेंड करें। ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये लोग जो यूरोप में डेवलपमेंट हुआ था उससे इम्प्रेस्ड हो गए थे। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट इन चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में इन कुछ प्रयासों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। देयर वर अदर इंडियंस, कुछ और भी इंडियंस थे, हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। ठीक है, यानी कि वे वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध किए। जैसे कि महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। तो इन्हीं इंडिविजुअल्स में से कौन, किन इंडिविजुअल में से जिन्होंने ब्रिटिश वेस्टर्न एजुकेशन के, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे या वेस्टर्न एजुकेशन की जो आगे वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे, उनमें से थे महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ठीक है। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से। चलो देखते हैं उन्होंने क्या बोला। इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, इंस्लेव्ड मतलब दास बना लेना है, नौकर बना लेना। उन्होंने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हमें क्या है, इंस्लेव कर दी है। महात्मा गांधी आर्ग्यू दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। तो दोस्तों महात्मा गांधी का क्या कहना था, महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो इंडियंस के माइंड में इंफीरियोरिटी का भाव पैदा कर दिए। इंफीरियोरिटी क्या होता है, इंफीरियोरिटी का मतलब होता है न्यूनता या न्यूनता या हीनता का भाव। ठीक है, सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी यानी कि हीनता का भाव या न्यूनता का भाव। अब हीनता का भाव क्या होता है कि जैसे इंडियंस जो थे, अब कुछ इंडियंस में वेस्टर्न एजुकेशन जानते थे, यानी इंग्लिश एजुकेशन जानते थे, तो ये बाकी जो इंडियंस थे, ये जो इंग्लिश एजुकेशन जानते थे उनको बहुत ही सुपेरियर मानते थे। यानी कि सपोज एक इंडियन है, अब जो दूसरा इंडियन है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, और जो अदर गोरे थे, जो यानी जो अंग्रेज लोग थे, तो ये वाला जो इंडियन था जिसको कि ना इंग्लिश आती नहीं थी, इसके माइंड में क्या आया था, इसके माइंड में सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी आ गया था। ये मानता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है या जो इंग्लिश इंग्लिश एजुकेशन है वो महान है, वो सुपेरियर है, कंपेरिजन है इनका जो ओरिएंटल नॉलेज था। ठीक है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे कहने का मतलब है कि गांधी जी यह बोलना चाहते थे लोगों से, उनका कहना था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है वह इंडियंस के माइंड में एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी जो है कि पैदा कर दिया है, हिंसा का भाव पैदा कर दिया। अपने आप को ये जो इंडियंस जो है वो तुच्छ समझने लगे हैं, किसके सामने, वेस्टर्न एजुकेशन वाले अंग्रेजों के सामने। ठीक है, इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपेरियर। इसकी वजह से वे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे समझा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वे एज सुपेरियर देखते हैं, एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। और वे उनका जो खुद के कल्चर में जो उनका प्राइड था उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। ऐसे इंडियन जो कि अब वेस्टर्न एजुकेशन को पसंद कर रहे थे, उसको सुपीरियर मान रहे थे। वहाँ यहाँ पे उन इंडियंस की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जो कुछ इंडियंस थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन जो फॉलो कर लिए थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज रखते थे, वे अब अपने इनके जो इनके खुद के कल्चर में जो प्राइड था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उसको भूल चुके थे। ठीक है, और वे वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपेरियर मानने लगे थे। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, सिर्फ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने आगे बोला कि इस एजुकेशन में पॉइजन है, जहर है। कौन सी एजुकेशन में, वेस्टर्न एजुकेशन में। इट वॉज सिंफुल, यह पापपूर्ण है। इट इंस्लेव्ड इंडियंस, इसने इंडियंस को इंस्लेव कर रखा है, उनको नौकर बना रखा है। इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम, और
ये कास्ट एंड एविलिस यानी क्या है, बुरा प्रभाव डालता है किन पे, इंडियंस पे। क्या क्या बुरा प्रभाव डालता है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें पॉइजन है या पापपूर्ण है, और यह इंडियंस को इंस्लेव कर दिया है, और इंडियंस पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. चार्म का मतलब होता है आकर्षित होना। आगे महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि वेस्ट से आकर्षित होकर अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द, अप्रिशिएटिंग यानी कि प्रशंसा करना, कि वेस्ट से आने वाले हर चीजों की प्रशंसा करने वाले जो इंडियंस हैं, जो कि इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ एजुकेटेड है, इन इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूशन से, जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले लोग क्या कर रहे हैं, वे ब्रिटिश रूल की प्रशंसा करने लगे हैं, ठीक है। कि आगे इसको फिर से देख लेते हैं कि चार्म बाय द वेस्ट, वेस्ट से आकर्षित होकर, वेस्ट से आई हर चीजों की प्रशंसा करने वाले जो इंडियंस हैं, और इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले इंडियंस ब्रिटिश रूल का क्या कर रहे हैं, प्रशंसा करने लगे हैं। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन, महात्मा गांधी जी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि इंडियंस को उनका खोया हुआ जो डिग्निटी है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको रिकवर करने में मदद कर सके। During the national movement, he urged students to leave educational institution in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. तो दोस्तों ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट यानी कि नेशनल मूवमेंट के दौरान जो राष्ट्रीय वे आंदोलन कर रहे थे गांधी जी, उसके दौरान उन्होंने स्टूडेंट लोग से क्या किया, प्रार्थना किया कि वे जो ब्रिटिश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको छोड़ दें, और ब्रिटिश को यह दिखाएं कि अब जो इंडियंस जो हैं वे इंस्लेव रहना नहीं चाहते, इससे ज्यादा इंस्लेव रहना नहीं चाहते। Mahatma Gandhi strongly felt that Indian ought to be the languages ought to be the medium of teaching. तो महात्मा गांधी स्ट्रांगली फील का मतलब, स्ट्रांगली फील मतलब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग होगा वो क्या होगा, इंडियंस लैंग्वेज होंगी या इंडियंस लैंग्वेजेस होंगी। यहाँ पे एक चीज देखना, इंडियन लैंग्वेजेस दिया गया है, यानी कि वे ऐसा नहीं बोले थे कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग होगा ऐसा नहीं होगा कि वो केवल हिंदी होगा या अदर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज होगा, इंडियन लैंग्वेज होगा। वे बोले थे कि इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र में मराठी में होना चाहिए जो मीडियम ऑफ टीचिंग होगा, गुजरात में गुजराती होना चाहिए, यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग होगा वो क्या होगा, इंडियन लैंग्वेज होंगी। एजुकेशन इन इंग्लिश पीपल इंडियंस, पीपल मतलब अपाहिज कर देना। उन्होंने आगे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है, वह इंडियंस को अपाहिज कर दी है, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स, और आगे बोलते हैं कि इंडियंस को उनकी खुद की जो सोशल सराउंडिंग्स है उनसे बहुत ही दूर कर दिया है, एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड्स, और उनको खुद की लैंड में ही, खुद के घर में ही उनको स्ट्रेंजर बना दिया है। इसको समझेंगे, यानी जो इंडियन थे पहले वो अपना ओन लैंग्वेज जानते थे, जो उनका सनातन धर्म जो भी उनका धर्म था एक पर्टिकुलर था, अब वे क्या वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, यानी वेस्ट कल्चर होगा उनका, वेस्ट में वेस्टर्न एजुकेशन होगा। यानी कि पहले तो ये सनातन धर्म जो भी था उनका उसको फॉलो कर रहे थे, अब वे वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, यह सब कुछ वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो कर रहे थे। इनका कहना था अब ये यहाँ पे जा रहे थे ना इधर का, अब इनको यहाँ का भी उतना नॉलेज नहीं, अब जो अपना जानते थे वो भी भूल गए, मतलब वो भी अपना डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि ना इधर का हुए ना इधर का हुए, यानी ये स्ट्रेंजर बन गए, ठीक है। इंडियंस यानी कि अपने ही लैंड में क्या एक कजन भी बन गए। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, डिस्पाइजिंग local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. Speaking of foreign tongue यानी कि फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, डिस्पाइजिंग मतलब घृणा करना, अपने लोकल कल्चर से घृणा करने वाले लोग, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, जो इंग्लिश जो इंडियंस इंग्लिश एजुकेटेड है वे मासेस से रिलेट करना नहीं जानते। मासेस यहाँ पे कहने का मतलब है, इसको समझेंगे, ठीक है। यानी कि इनका कहने का मतलब है जो एक इंडियन से कोई जो कि फॉरेन टंग यूज कर रहा है, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज यूज कर रहा है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज जो बोलता है और उसने अपना जो लोकल कल्चर था उसको उससे घृणा करता है, उसको नफरत हो गई है कि इसको इंग्लिश अब पसंद आ गई है। अब ये यहाँ के लोगों को नहीं जाता, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज लोकल लोग थे उनको इंग्लिश पता नहीं थी। अब इनको पता क्या थी, जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज हो, ठीक है। अब इनको इंग्लिश पता नहीं थी। अब यह बंदा जो कि इंग्लिश जानता है, अब इन मासे से, इन लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इनका ये कहने का मतलब है कि क्या, कि स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग, एक इंग्लिश यानी फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपने खुद के कल्चर से डिस्पाइज करने वाले लोग, यानी कि घृणा करने वाले लोग जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस है, वे ये नहीं जानते कि इतनी मासेस से रिलेट कैसे किया, यहाँ के लोगों से रिलेट कैसे किया जाए।
ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी सेट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। आगे महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वह ओरल नॉलेज की जगह पे केवल रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस्ड है। ठीक है। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आगे भी बोलते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है यह टेक्स्ट बुक की ज्यादा वैल्यू करता है कंपेरिजन देन लाइव एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के। ठीक है। इनका कहने का मतलब था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है पहला ये कि यह रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है कंपेरिजन देन ओरल नॉलेज के, और दूसरा इसकी बात यह है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है यह केवल वैल्यू करता है टेक्स्ट बुक की, ये वैल्यू करता है कंपेरिजन देन जो लाइव एक्सपीरियंस है जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका ये वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं करता। ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल। सोल का मतलब होता है अंतरात्मा। ठीक है। तो गांधी जी का कहना क्या था कि जो एजुकेशन है वह किसी एक पर्सन के माइंड और सोल को डेवलप करना चाहिए। ठीक है। यानी कि उसके किसी भी एक पर्सन के माइंड और सोल को विकसित करना एजुकेशन का मोटिव होना चाहिए। एक गांधी जी का तर्क था, गांधी जी ने ऐसा उनका कहना था। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। उनका आगे कहने का मतलब तो लिटरेसी यानी कि लिखना और पढ़ना जान जाना, सिंपली लिखना और पढ़ना जान जाना ही एजुकेशन नहीं है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। लोगों को अब हाथों से काम करना पड़ता है, लर्न क्राफ्ट, क्राफ्टिंग सीखनी पड़ती है, एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और यह जानना पड़ता है कि जो डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट चीजें वो किस प्रकार ऑपरेट कर होती हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इससे क्या होगा, उनका जो माइंड होगा वो डेवलप होगा, वो विकसित होगा, और जो उनकी कैपेसिटी और टू अंडरस्टैंड यानी उनकी जो समझने की क्षमता है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी, वो भी विकसित होगी। जैसे यहाँ पे हम एक फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं, यहाँ पे कस्तूरबा जी हैं, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी, यहाँ पे कुछ गर्ल्स का ग्रुप है। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद कस्तूरबा गांधी सिटिंग विद रविंद्रनाथ टैगोर एंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एट शांति निकेतन। 1940 की तस्वीर है जहाँ पे महात्मा गांधी जी कस्तूरबा जी के साथ और रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ बैठे हुए हैं। कहाँ पे और कौन है, यहाँ पे कुछ गर्ल्स का ग्रुप है। ठीक है। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, सेंटिमेंट यानी कि भावना, स्प्रेड यानी कि फैलना। ठीक है। जैसे जैसे नेशनल सेंटिमेंट का फैलाव होता है, या नेशनल जो जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार होता है, अदर थिंकर्स आल्सो बिगन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन व्हिच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेट अप बाय द ब्रिटिश। रेडिकली का मतलब होता है मूल रूप से। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, दूसरे थिंकर्स भी एक ऐसे नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा सेटअप किए गए सिस्टम से रेडिकली डिफरेंट हो। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, मैनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड बाय हुम। क्या आप जानते हो कि इसकी स्थापना किसने की और कब किया, क्यों किया गया। ठीक है। यानी कि जो शांति निकेतन है इसको, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी यानी कि जो इसकी स्थापना थी कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है। और क्यों की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। तो दोस्तों इसके इंस्टीट्यूशन को किसको, शांति निकेतन को किसने स्टार्ट किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में स्टार्ट किया था। एज ए चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जब छोटे थे तो वे स्कूल जाने से उनको बहुत नफरत थी। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑपरेसिव, जो स्कूल था उनको सफोकेटिंग और ऑपरेसिव लगता था। द स्कूल अपीयर लाइक अ प्रिजन, क्यों, फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग। उनको स्कूल जो था एक प्रिजन यानी कि जेल जैसा लगता था। क्यों, क्योंकि वहां पे वे जो पसंद करते थे या जो चाहते थे नहीं कर पाते थे, इसलिए। सो व्हाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे मतलब दूर घूमना। तो जब दूसरे चिल्ड्रन पढ़ाई करते थे यानी टीचर जब पढ़ाते थे, दूसरे चिल्ड्रन क्या थे, टीचर को जब सुनते थे, तो टैगोर जी का माइंड, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का माइंड टीचर्स की बातों पे नहीं था, उनका माइंड कहीं और घूम रहा होता था। The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's ideas of education. तो दोस्तों कलकत्ता में स्कूल डेज के एक्सपीरियंसेस ने टैगोर जी के जो एजुकेशन के बारे में आइडियाज थे उनको काफी प्रभावित किए थे। ठीक है। On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative. तो वे बड़े होकर एक ऐसे स्कूल को सेटअप करना चाहते हैं, यानी एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं जहाँ पे बच्चे खुश हों, वेयर शी कुड बी फ्री, जहाँ पे बच्चे फ्री हों और क्रिएटिव हों,
वेयर शी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर्स। आगे बोलते हैं कि जहाँ पे बच्चे अपने थॉट्स और डिजायर को एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, यानी कि वो बड़े होकर एक ऐसे स्कूल की स्थापना करना चाहते थे या ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ पे बच्चे हमेशा खुश रहें, वे हमेशा फ्री रहें और क्रिएटिव रहें और अपने खुद के थॉट्स और डिजायर्स को वे खुद से एक्सप्लोर करने में समर्थ रहें, यानी कि एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। टैगोर जी का मानना था जो चाइल्डहुड, जो हमारा चाइल्डहुड होता है वह सेल्फ लर्निंग का टाइम होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो जब उनका बचपना होता है ना, वह बचपना उनका सेल्फ लर्निंग का टाइम होना चाहिए, यानी कि वो खुद से सीखने का टाइम उनको देना चाहिए। आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सेटअप बाय द ब्रिटिश। आगे बोलते हैं कि ब्रिटिश द्वारा बनाए गए स्कूलिंग सिस्टम के रिजिड और रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन से परे जो चाइल्डहुड का टाइम है वह सेल्फ लर्निंग का टाइम होना चाहिए। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव। जो टीचर्स होने चाहिए वे इमेजिनेटिव होने चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड तक, और वे बच्चों को समझने वाले टीचर्स होने चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, यानी कि टीचर्स क्या होने चाहिए, टीचर्स इमेजिनेटिव होने चाहिए और वे बच्चों को समझने वाले होने चाहिए और वे बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, यानी कि जो उनकी उत्सुकता है उसको डेवलप करने में उनकी मदद करने वाले होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर जी के अकॉर्डिंग, द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव और सेंस ऑफ वंडर। एग्जिस्टिंग स्कूल यानी कि जो स्कूल ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्कूलिंग सिस्टम लाया गया था, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो टैगोर जी के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वे बच्चों की क्रिएटिव होने की और उनका जो सेंस ऑफ वंडर है उसकी नेचुरल डिजायर्स को मार दिया है। Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within natural environment। तो टैगोर जी का मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है उसको केवल और केवल नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही इनकरेज किया जा सकता है। सो ही चोज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता इन अ रूरल सेटिंग। इसलिए उन्होंने क्या चूज किया कि कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में, यानी कि गांव वाले एरिया में अपने स्कूल को बनाने का उन्होंने लोकेशन चुना। ठीक है, ही सॉ इट एज एन अबोर्ड ऑफ पीस। वह उनको एज अबोर्ड ऑफ पीस लगता था, यानी कि शांति निकेतन, जहाँ पे पूरी शांति थी। ठीक है, वे आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। हार्मनी विद नेचर यानी कि प्रकृति के साथ रहते हुए। ठीक है, प्रकृति के साथ यानी कि नेचर के साथ रहते हुए। तो उन्होंने क्या इसे एज ए शांति निकेतन देखा, जहाँ पे पूरी शांति थी, जहाँ पे बच्चे जो है नेचर के साथ रहते हुए अपनी जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसको कल्टीवेट कर सकते थे। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे। तो बहुत सारे सेंसेस में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी के और टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो विचार थे एजुकेशन के बारे में वो मिलते जुलते थे। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस भी थे। ऐसा नहीं था कि उनके दोनों के सारे जो विचार थे मिलते थे एजुकेशन के बारे में, कुछ डिफरेंसेस भी थे। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जैसे कि गांधी जी जो थे वो क्रिटिकल थे, यानी कि विरोधी थे किसके, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। ठीक है, एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और मशीन और टेक्नोलॉजी की वर्शिप के बारे में भी वो बहुत ज्यादा उसके खिलाफ थे। ठीक है, गांधी जी किसके बारे में क्रिटिकल थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेके क्रिटिकल थे। वर्शिप ऑफ मशीन को, यानी मशीनों और टेक्नोलॉजी की पूजा के बारे में वो क्या थे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। बट टैगोर जी का क्या कहना था कि जो वे वेस्टर्न एज सिविलाइजेशन, यानी जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन था उसको और इंडियन ट्रेडिशन में जो बेस्ट था उसको कंबाइन करना चाहते थे। ठीक है, दोनों का मिलता जुलता रूप चाहते थे कौन, टैगोर जी। बट गांधी जी क्या चाहते थे, केवल इंडियंस, यानी जो इंडियन कल्चर है केवल उसका इंडियन एजुकेशन चाहते थे। ठीक है, he emphasized the need to teach science and technology at शांति निकेतन along with art, music and dance। तो इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ाने की जरूरत पे भी एम्फेसाइज किया या जोर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि गांधी जी और इनके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार काफी एजुकेशन के बारे में बहुत सारे फील्ड में इनके दोनों के विचार मिलते जुलते थे। बट ऐसा नहीं था कि सारे विचार इनके मिलते जुलते थे, कुछ में इनके विचार नहीं मिलते थे। जैसे गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ थे, बट रविंद्रनाथ टैगोर जी ये क्या चाहते थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्लस इंडियन ट्रेडिशन में जो बेस्ट उनको दिखा उसको मिक्सअप चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने शांति निकेतन में आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के पढ़ाने की जरूरत पे जोर दिया।
Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national educational system could be fashioned. तो इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि जो एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना है, उसकी जो रूपरेखा किस प्रकार होनी चाहिए। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। कुछ तो ऐसा चाहते थे कि जो ब्रिटिश ने जो एजुकेशन का सिस्टम बनाया उसमें चेंजेस लाए जाए, एंड फील दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। और उनका मानना था कि जो एजुकेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। यानी कि एजुकेशन क्या था, बहुत कम लोगों तक लिमिटेड था, तो उसको बोलते थे कि इस एजुकेशन का जो सिस्टम है इसको और ज्यादा स्प्रेड किया, इसका व्यापक प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एजुकेशन को ले सके। ठीक है। Others urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national। और others का क्या कहना था that alternative system be created, एक alternative system बनाया जाए ताकि जो लोग हैं educated into a culture, एक ऐसे culture में उनको educate किया जाए जो कि truly national हो। ठीक है। Who was to define what was truly national? आखिर में ये कौन डिफाइन करता है कि truly national क्या है? The debate about what this national education ought to be continued till after independence। तो दोस्तों नेशनल एजुकेशन क्या है, इस पे जो डिबेट था वह इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद भी चलती रही। यानी कि नेशनल एजुकेशन कैसा होना चाहिए या नेशनल एजुकेशन की जो रूपरेखा है वो कैसी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंस के बाद भी इस पे जो है कि डिबेट कंटिन्यू रहा। जैसे यहाँ पे फिगर 12 में देख सकते हैं कि चिल्ड्रन प्लेइंग इन मिशनरी स्कूल इन कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में एक मिशनरी स्कूल है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अर्ली 20th सेंचुरी की ये फोटो है। बाय द मिड 19th सेंचुरी तक आते आते स्कूल फॉर गर्ल्स वर बीइंग सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो स्कूल्स थे वो ओपन किए जा रहे थे, किसके द्वारा? क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा और इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखते हैं इल्सवेयर बॉक्स में, एजुकेटिंग एज ए सिविलाइजिंग मिशन। Education as a civilizing mission until the introduction of the Education Act in 1870। यानी एजुकेशन एक्ट के इंट्रोड्यूस होने के पहले तक, यानी कि जो एजुकेशन एक्ट था कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1870 में। और 1870 तक जब एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था उसके पहले तक देयर वाज नो वाइडस्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन एज ए होल फॉर मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी जो एजुकेशन था वो पूरे पॉपुलेशन के लिए वाइडस्प्रेड नहीं था। यानी कि पूरे पॉपुलेशन के लिए वाइडस्प्रेड नहीं था का मतलब है कि सारे लोगों की पहुंच एजुकेशन तक नहीं थी, सारे लोग एजुकेशन यानी कि स्कूल में नहीं जा सकते थे। ठीक है। चाइल्ड लेबर बीइंग वाइडली प्रिवेलेंट। जो चाइल्ड लेबर था यानी जो बाल मजदूरी थी वो पूरी वाइडली जो है कि प्रिवेलेंट थी, हर जगह पे चाइल्ड लेबर चल रहा था। पुअर चिल्ड्रन कुड नॉट बी सेंट टू स्कूल फॉर देयर अर्निंग वाज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। जो पुअर चिल्ड्रन होते थे यानी कि उनके माँ बाप गरीब होते थे, यानी कि अगर कोई मान लो एक पुअर फैमिली है, जो भी उस पुअर फैमिली में कुछ चिल्ड्रन थे, वे जो चिल्ड्रन थे उनको स्कूल नहीं भेजा जा सकता था। यानी कि वे स्कूल नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए, उनकी फैमिली के सर्वाइवल करने के लिए अर्निंग जो थी वो क्रिटिकल थी। उनका कमाई, उनकी जो कमाई थी वो क्रिटिकल थी। ठीक है। यानी कोई अगर एक बहुत ही पुअर फैमिली है, उसमें मान लो 2 चिल्ड्रन है, तो दोनों चिल्ड्रन जो है कि स्कूल नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए उनके द्वारा जो उनकी कमाई थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। ठीक है। तो उनका कमाना बहुत ज़रूरी था। किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ द फैमिली, उनकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। द नंबर ऑफ स्कूल्स वाज आल्सो लिमिटेड टू दोज रन बाय द चर्च और सेटअप बाय वेल्दी इन इंडिविजुअल्स। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ स्कूल्स थे वो भी बहुत लिमिटेड थे। और क्यों? क्योंकि जो स्कूल्स थे वो केवल और केवल किसके द्वारा सेटअप किए गए थे? चर्च के द्वारा या किसी वेल्दी इंडिविजुअल्स के द्वारा, यानी अमीर लोगों के द्वारा। तो इसलिए क्योंकि अमीर लोग ही और चर्च यही जो है कि स्कूल बनवाते थे, इसलिए जो नंबर ऑफ स्कूल थे बहुत ही लिमिटेड थे। इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ एजुकेशन एक्ट। यह केवल एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद हुआ क्या कि स्कूल्स वर ओपन बाय द गवर्नमेंट। जब एजुकेशन एक्ट पारित कर दिया गया यानी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो उसके बाद जो कि स्कूल्स थे वे गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किए जा रहे थे। यानी गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन करना स्टार्ट कर दिया एंड कंपलसरी स्कूलिंग वाज इंट्रोड्यूस। और कंपलसरी स्कूलिंग जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी गई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर ऑफ द पीरियड वाज थॉमस आर्नोल्ड। तो
दोस्तों उस टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स में थे, एक थे कौन, थॉमस एर्नोल्ड, हु बिकम द हेडमास्टर ऑफ द प्राइवेट स्कूल रग्बी। तो वे जो थॉमस एर्नोल्ड थे वो क्या थे, वे एक प्राइवेट स्कूल रग्बी के क्या थे, हेडमास्टर थे। फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल curriculum which had a detailed study of the Greek and Roman classics written 2000 year earlier, he said। फेवरिंग का मतलब होता है समर्थन देते हुए, ठीक है, और करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, यानी कि सेकेंडरी स्कूल की पाठ्यक्रम में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन क्लासिक्स की डिटेल स्टडी की फेवरिंग करते हुए, या जो रोमन क्लासिक थी और ग्रीक क्लासिक थी उनको डिटेल स्टडी के बाद इन्होंने क्या कहा था, डिटेल स्टडी का समर्थन करते हुए इन्होंने क्या कहा था कि it has always seemed to me one of the great advantages of the course of study generally pursued in our English school that it draws our mind so continually to dwell upon the past। मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो इंग्लिश स्कूल्स हैं उसमें जो कोर्स ऑफ स्टडी परस्यू किया जाता है, या जो उसमें कोर्स ऑफ स्टडी परस्यू किया जाता है, उसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या, ग्रेट एडवांटेज क्या है कि यह हमारे माइंड को लगातार पास्ट के बारे में सोचने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, यानी कि जो थॉमस अर्नोल्ड थे उस टाइम के सबसे महान थिंकर्स में से एक थे। वे सेकेंडरी स्कूल्स की करिकुलम यानी सेकेंडरी स्कूल्स की पाठ्यचर्चा में जो भी सेकेंडरी स्कूल का जो भी करिकुलम था, करिकुलम का मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स की पाठ्यक्रम में 2000 ईयर्स पुरानी ग्रीक और रोमन क्लासिक्स के डिटेल स्टडी की फेवरिंग करते हुए उन्होंने क्या कहा था कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो इंग्लिश स्कूल्स है उसमें जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है, अध्ययन क्रम यानी कि जो कोर्स ऑफ स्टडी परस्यू की जाती है, उसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि वह हमारी माइंड को, जो हमारा माइंड है उसको पास्ट के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है हमेशा। एवरी डे वी आर engaged in studying the languages, the history and the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago। एवरी डे यानी कि हर दिन हम लैंग्वेजेस, हिस्ट्री और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के जो थॉट्स थे लोगों को उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अर्नोल्ड फेल्ट दैट अ स्टडी ऑफ द क्लासिक डिसिप्लिन द माइंड। अर्नोल्ड का क्या मानना था कि क्लासिक की स्टडी से जो आदमी का माइंड होता है वो डिसिप्लिन होता है। In fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and needed to be controlled। इनफैक्ट दोस्तों उस टाइम के ज्यादातर जो एजुकेटर्स थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि इस प्रकार का डिसिप्लिन लाना, बच्चों में इस प्रकार का डिसिप्लिन लाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं यानी जो यंग पीपल यानी कि जो बच्चे होते हैं नेचुरली उस टाइम क्या होता है, सेवेज होते हैं। सेवेज का मतलब होता है बर्बर स्वभाव के होते हैं और उनके माइंड को या उनको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। टू बिकम सिविलाइज्ड एडल्ट्स दे नीडेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो उनको एक सिविलाइज एडल्ट होने के लिए उनको यह जानना ज़रूरी है कि सोसाइटी में क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। ठीक है? टू बिकम सिविलाइज्ड एडल्ट, उनको एक सिविलाइज्ड एडल्ट होने के लिए यह ज़रूरी था कि वह सोसाइटी में क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज़ को समझें। उस चीज़ को समझने की उनको ज़रूरत है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर बिहेवियर क्या है, इसको भी उनको जानना ज़रूरी है। एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन देयर माइंड्स वाज मीant टू गाइड देम ऑन दिस पाथ। एजुकेशन स्पेशली बच्चों के माइंड को डिसिप्लिन करने वाली जो एजुकेशन होती है उसका मेन मोटिव क्या है कि वह इसी पाथ पे, इसी रास्ते पे उनको गाइड करती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा, अर्नोल्ड का क्या मानना था कि स्टडी ऑफ क्लासिक डिसिप्लिन, अर्नोल्ड का मानना था, थॉमस अर्नोल्ड का मानना था कि एक स्टडी ऑफ क्लासिक की स्टडी से क्या होता है कि जो आदमी है उसका माइंड जो है उसका मस्तिष्क क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। और उस टाइम के ज्यादातर, इनफैक्ट उस टाइम के ज्यादातर एजुकेटर्स का मानना था कि इस प्रकार की डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी थी, खास करके यंग पीपल में, जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली क्या स्वभाव से क्या होते हैं, बर्बर टाइप के होते हैं, नीडेड टू बी कंट्रोल, इसलिए क्योंकि वो बर्बर होते हैं इसलिए उनके उनको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। और एक सिविलाइज एज एडल्ट बनने के लिए दे नीडेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उनको यह समझना बहुत ही जरूरी था कि सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर की, और क्या प्रॉपर बिहेवियर क्या है और इम्प्रॉपर बिहेवियर क्या है। एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन देयर माइंड, यानी एजुकेशन स्पेशली
बच्चों के माइंड को ऐसी एजुकेशन जो कि बच्चों के माइंड को डिसिप्लिन करती है, वाज मीant टू गाइड देम ऑन दिस पाथ। वही एजुकेशन जो है कि उनको इस रास्ते पर गाइड करती है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।